गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए, आज सैटरडे भी है और 8 मई 2021 है, आज वीकेंड भी है, तो हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं कि क्या क्या अपन डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की तरफ से मैं आपको देना चाहूँगा कि जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के यूपीएससी मेकर इन हिंदी के नाम से इसके 1 के सब्सक्राइबर बनेंगे, उसमें जो स्टूडेंट होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए 2022 के लिए यूपीएससी या यूपी पीसीएस या बीपीएससी, झारखंड पीसीएस, इवन एसएससी, रेलवे के भी जिनको जनरल स्टडीज़ पढ़नी है फ्री में, तो वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे इस नंबर पे हाई लिख कर व्हाट्सअप करें। देखिए, ये ऑफिशियल नंबर है, इस पर आपका कोई ये नहीं है कि नंबर का पूरा प्राइवेसी रखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला एमसीक्यू। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व में कितने मिलियन लोगों को पिछले साल गंभीर भूख का सामना करना पड़ा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 155 मिलियन, 155 मिलियन लोगों को पिछले साल भूख का सामना करना पड़ा। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 155 मिलियन लोगों को पिछले साल गंभीर भूख का सामना करना पड़ा। खाद्य संकट पर संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक रिपोर्ट का यह आंकड़ा हाल ही में जारी किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा यह इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमें पता होना चाहिए। विश्व में कितने कंट्री हैं? 190 हैं, मतलब बड़े बड़े वैसे तो 195, 200, कहीं 203 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, लेकिन उसके चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस SEP सिद्धांत एक अवधारणा है जिसका उपयोग किस प्रकार का कर लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, डिजिटल टैक्स। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वित्त विधेयक 2018-19 में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस SEP सिद्धांत पेश किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? 2018-19 के वित्त विधेयक में। इसने डेटा या सॉफ्टवेयर के डाउनलोड को शामिल करने के लिए व्यापार कनेक्शन के दायरे को चौड़ा किया। भारत ने हाल ही में भारत में कर का भुगतान करने के लिए 2 करोड़ रुपए की राजस्व सीमा और गूगल, फेसबुक जैसे अनिवासी प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए, ओके फ्रेंड्स, अनिवासी प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए 3 लाख उपयोगकर्ताओं की सीमा को अधिसूचित किया है। समझ गए? अनिवासी प्रौद्योगिकी फॉर्म IAS और PCS का तैयारी कर रहे हैं तो आपका इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। 2 तो यहाँ पे दिया हुआ है, 2 और सोचिए आप। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने न्यू क्लाइमेट नॉर्म्स जारी किया है? तो वह देश है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अमेरिका। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स जारी किए हैं। डेटा से पता चलता है कि अमेरिका में मौसम गर्म हो रहा है। NOAA प्रत्येक 10 वर्षों में जलवायु मानदंडों को जारी करता है। कितने वर्षों में करता है फ्रेंड्स? तो 10 वर्षों में, और वे पिछले 30 वर्षों के आंकड़े को दर्शाते हैं। हाल ही में जारी किए गए डेटा सेट में 1991 से 2020 तक का औसत तापमान और वर्षा का डाटा शामिल है। कब से कब तक का फ्रेंड्स? तो 1991 से 2020 तक का। कौन जारी करता है? तो NOAA, और फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम आज के अपने अगले MCQ की तरफ। आज का हमारा अगला MCQ है, पेस्को क्या है? तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रेंड्स, यह यूरोपीय संघ की सुरक्षा और रक्षा नीति का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए में देख लीजिए आप, यह यूरोपीय संघ की सुरक्षा और रक्षा नीति का एक हिस्सा है। यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी देख लीजिए, यूरोपीय संघ ने हाल ही में नॉर्वे, कनाडा और अमेरिका को परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉरपोरेशन पेस्को का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉरपोरेशन रक्षा पहल में भाग लेने के अनुरोध को मंजूरी दी। ऑप्शन बी समझ गए आप? ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में है,
यह पहली बार है जब यूरोपीय ब्लॉक ने पेस्को परियोजना में तीसरे देश को भाग लेने की अनुमति दी है। तो वह तीसरा देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो वह तीसरा देश है यूएस, समझे, अमेरिका। तो ये यहाँ पे ABC तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सभी सत्य हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मेफ्लावर 400 क्या है, जो हाल ही में खबरों में था। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। इस जहाज में सौर पैनल लगाए गए हैं और यह समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा और पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करेगा और जलीय स्तनधारियों को ट्रैक करेगा। भारत, अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे विभिन्न देशों के सैकड़ों लोग इस जहाज़ को बनाने में शामिल थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला फ्रेंड्स बात है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मेफ्लावर 400 क्या है, तो उसका ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है जहाज़ है, हवाई जहाज़ है या नाव है, क्या है। तो आप इसको एकदम रट लेंगे कि मेफ्लावर 400 क्या है, तो जहाज़ है। इसको कैसे बनाया गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सहायता से बनाया गया है। क्यों याद रखेंगे हम? क्योंकि यह दुनिया का पहला है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 102वां संवैधानिक संशोधन के संबंध में क्या सही है? 102वां संवैधानिक संशोधन के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन ए में है फ्रेंड्स, 102वें संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 338B और अनुच्छेद 342A, कौन कौन सा फ्रेंड्स? तो 338B और 342A का निर्माण किया। सही है? तो ये चलिए सही है। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी में है 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है। तो सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 342A एक विशेष जाति को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े के रूप में अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के साथ संबंधित है। तो ऑप्शन सी भी सही है और डी में दिया हुआ है फ्रेंड्स, सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑल आर करेक्ट या सभी सत्य हैं। समझ गए 102वें संवैधानिक संशोधन के बारे में। आइए चलते हैं आगे, थोड़ा सा और जान लेते हैं हम इसके बारे में। इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो दिया हुआ है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 366 और अनुच्छेद 342 के अनुसार केवल राष्ट्रपति ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय की पहचान करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 366 और अनुच्छेद 342 के अनुसार केवल राष्ट्रपति ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों की पहचान करेंगे। समझ गए? विश्लेषण देख रहे हैं हम लोग इस प्रश्न का। जो ऊपर वाला हमने प्रश्न देखा था कि ये सभी सत्य हैं ABC, तो ये तीनों और इसका ये आगे वाला विश्लेषण आप एक साथ समझेंगे तभी जाके आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, फिर क्लैरिटी हो जाएगा। ये चीज़ क्यों आया है न्यूज़ में फ्रेंड्स, या क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो हाल ही में बैक किसी डे में मैंने क्वेश्चन भी डाला था। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया था। समझे? सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ऑप्शन में मैंने दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वहीं ये आया है। समझे? तो कंटिन्यूटी में चलता है करंट अफेयर्स। तो मेरा मानना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ा जाना चाहिए, चाहे उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या न्यूज़ चैनल्स देखते हो या यूट्यूब देखते हो, लेकिन करंट अफेयर्स डेली का डेली कर लें। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सबसे लंबी समय तक सेवा करने वाली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है फ्रेंड्स ऑप्शन ए शीला दीक्षित। अब ये क्यों
क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया फ्रेंड्स। तो आइए हम इसका विश्लेषण देखते हैं, फिर हमको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं तीसरी बार। वह 2011 से राज्य की मुख्यमंत्री हैं। कौन? तो ममता बनर्जी 2011 से हैं। शीला दीक्षित जो अब हमारे बीच नहीं रहीं, भगवान उनके आत्मा को शांति दें। मैं जानता हूँ उनके बारे में, इसलिए मुझे याद आ गई उनकी। तो अच्छा, आइए, शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री हैं। साथ ही किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री हैं। समझ गए? किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबा सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो शीला दीक्षित हैं। कहाँ की अब मुख्यमंत्री थी फ्रेंड्स? तो दिल्ली की थी। किस पार्टी की तरफ से थी? तो कांग्रेस की तरफ से थी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डक बिल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति यामातोसौर इजानगी किस देश में खोजी गई है? तो नाम से ही आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में है जापान। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। डक बिल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति कहाँ पे देखी गई है फ्रेंड्स? तो जापान में। विश्लेषण में है फ्रेंड्स, पैलियोंटोलॉजिस्ट की एक टीम ने जापान के दक्षिणी द्वीपों में से एक पर हेड्रोसौर या डक बिल्ड डायनासोर यामातोसौरस इजानगी की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस खोज से हाइड्रोसौर प्रवास के बारे में नई जानकारी का पता चलता है कि यह जानवर एशिया से उत्तरी अमेरिका में चले गए थे। कहाँ से गए थे फ्रेंड्स? एशिया से उत्तरी अमेरिका में चले गए थे, जापान में। आप इतना याद रखिएगा, डक बिल्ड डायनासोर का एक प्रजाति है, उसको जापान में पाया गया है। जापानी नेम आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कैसिनी के संबंध में क्या सही है? तो आइए पहले हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। कैसिनी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रेंड्स, कैसिनी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। इस ऑप्शन बी देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसे कैसिनी ह्यूजेंस मिशन कहा जाता था। ऑप्शन सी में है फ्रेंड्स, कैसिनी अंतरिक्ष प्रोब ने शनि ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ह्यूजेंस टाइटन पर उतरा। ह्यूजेंस टाइटन क्या है फ्रेंड्स? तो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, पर उतरा। डी में दिया हुआ है सभी सत्य है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऊपर जो तीनों सेंटेंस दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं। इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं फ्रेंड्स। कैसिनी शनि की कक्षा में प्रवेश करने वाली पहली अंतरिक्ष प्रोब थी। देख रहे हैं, पहली अंतरिक्ष क्या थी? प्रोब थी कैसिनी। और यह शनि की यात्रा के लिए जाने वाली चौथी स्पेस प्रोब थी। इससे पहले 3 स्पेस प्रोब गई थी। समझ गए? आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, कल संडे को हमारा लेक्चर नहीं आएगा, मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई ये पैसे के लिए या कुछ ऐसे के लिए नहीं किया हूँ, मैं बस सुना है कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, इसलिए मैं ये आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूँ। मैं भी एस्पिरेंट्स ही हूँ, तो आप भी अपने तरफ से सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं चैनल को। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आज का हम आखिरी सवाल देख लेते हैं। DDoS अटैक क्या है? ऑप्शन ए में दिया है फ्रेंड्स, क्या था फ्रेंड्स? DDoS अटैक क्या है? तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, हाल ही में DDoS के हमले के कारण बेल्जियम सरकार की साइट्स ऑफलाइन हो गई थी। समझ रहे हैं? देश के सार्वजनिक क्षेत्र के कई सरकारी साइटों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को DDoS ने बुरी तरह से प्रभावित किया। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, DDoS का अर्थ डिस्ट्रीब्यूटर डेनियल ऑफ सर्विस है। यह एक साइबर खतरा है जो टारगेट सर्वर के सामान्य ट्रैफिक को बाधित करने का प्रयास करता है। यह मेलवेयर संक्रमित उपकरणों के नेटवर्क को नियंत्रित करके किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी में है, मालवेयर को वेलनेट नेटवर्क में भेजा गया था। यह नेटवर्क
सरकारी वेबसाइटों, पुलिस सेवाओं और सरकारी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को होस्ट करता है। इस नेटवर्क के मालवेयर वायरस से संक्रमित होने के बाद पूरे नेटवर्क को रिमोटली नियंत्रित किया गया था। समझ रहे हैं? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले 1 साल तक करेंट अपडेट्स और भी बहुत कुछ होने वाला है आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मंडे को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।